शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो ज़रूर लाइक भी किया करें। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी शहरयार शेयर कर रहे हैं। शहरयार कहते हैं मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 10 साल पहले की बात है। नवंबर का महीना था। मेरे सब घर वाले मेरे कज़न की शादी थी तो वहाँ पर गए हुए थे। मेरे पेपर्स हो रहे थे तो इसलिए मैं उनके साथ नहीं जा सका। जिस दिन वहाँ पर मेरे कज़न की बारात का फंक्शन था, अब्बू भी उस दिन सुबह चले गए। आज मैं घर में बिल्कुल अकेला था। मैं पेपर देकर आया तो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार सा हो गया। तो मुझे नेक्स्ट पेपर में 2 छुट्टियाँ भी थी तो मैंने यही सोचा कि मैं नेक्स्ट 2 डेज़ में मैं अपने पेपर की प्रिपरेशन कर लूँगा। मैंने घर में ही था, मेरे एक दो दोस्त हैं मुझसे मिलने, वो चले गए। रात का खाना खाया, तकरीबन 11 बजे का टाइम हुआ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। घर में जैसे मेडिसिन्स रखी हुई होती हैं तो मैंने वहाँ से एक मेडिसिन भी ले ली कि शायद मैं ठीक हो जाऊँ, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। 12:30 बजे का टाइम हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुखार हो गया और मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट सी महसूस हो रही थी। मैंने ये सोचा कि मैं बाहर निकलता हूँ, शायद मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँगा। हम लोगों का जो घर था वो छोटा सा घर था तो इसलिए वहाँ पर ऊपर जाने के बजाय मैंने ये सोचा मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ, गली में वॉक करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। बहुत शदीद ठंड थी। ठंड के बावजूद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं बाहर निकला, अपने घर के दरवाज़े पर ही मैं खड़ा हुआ था। एकदम से मुझे महसूस हुआ जैसे दूर फ़िज़ा में किसी के चीखने की आवाज़ आई है। मुझे लगा कि शायद जैसे ये स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, कैट्स होती हैं, तो उनकी आवाज़ होगी। मैं अपने घर से निकला और मैंने अपनी गली में वॉक करना शुरू कर दी। 12:30 बजे का टाइम था, धुंध भी थी, सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई भी नहीं था गली में। यहाँ तक कि वॉचमैन भी 11:30 बजे तक गली का राउंड लगाकर चला जाया करता था। हम लोगों का जो घर का कॉर्नर था, यानी हम लोगों की गली का जो कॉर्नर था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्टल हुआ करता था, गर्ल्स हॉस्टल होता था वो। तो वो भी काफ़ी अरसे से खाली था, वहाँ पर भी कोई भी नहीं था। तो मैं चलता चलता गर्ल्स हॉस्टल वाली तरफ चला गया। वहाँ पर मैंने अपनी गली के कॉर्नर पर खड़े होकर देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, वो जो हॉस्टल था वो उसके 5th फ्लोर थे, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी वो हॉस्टल की। मुझे उसकी दीवार के ऊपर, यानी हॉस्टल की दीवार के ऊपर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई ऊपर चढ़ के जा रहा है। उसका वजूद इतना बड़ा था कि ना तो वो मुझे कोई परिंदा लग रहा था, ना मुझे वो कोई जानवर लग रहा था, वो कुछ अजीब सा ही था। मैंने थोड़ा सा गौर किया, थोड़ा सा आगे होकर उसको देखना चाहा तो वो बाकायदा एक जिस्म था। स्याह कलर का उसका लिबास था, सर के बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे और वो रेंग के उस दीवार के ऊपर वो जो कुछ भी था वो चढ़ता हुआ बिल्कुल हॉस्टल के टॉप फ्लोर पर चला गया। मैं खुद अपनी आंखों से वो माजरा देख रहा था नीचे खड़ा होकर। मैंने पूछा कौन है वहाँ पर। मुझे लगा शायद कोई चोर होगा, जैसे वो रस्सियाँ फेंक के ऊपर चढ़ रहा होगा, इस तरह का मेरे माइंड में वो चीज़ आने लगी। मैंने उसको आवाज़ें दी बाकायदा, यहाँ तक कि मैंने एक वहीं से पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर उसको ज़ोर से मारा। वो पत्थर तो उसको नहीं लगा, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो पत्थर उसको फील हुआ कि उसकी तरफ किसी ने कुछ फेंका है। मैं नीचे खड़ा हुआ था और वो दीवार के ऊपर रेंग के जो कोई भी था ऊपर चढ़ रहा था। जैसे वो पत्थर उसकी तरफ पहुंचा, वो टॉप फ्लोर पर पहुंच गया था तकरीबन। उसने पीछे पलटकर जब देखा, उसका चेहरा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें इस तरह से जल रही थीं जैसे उसकी आंखों में से आग निकल रही है। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था। इतना खौफनाक चेहरा मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। जला हुआ उसका मुंह था, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी। बिल्कुल हॉस्टल के ऊपर भी एक ट्यूब लाइट लगी हुई थी। उसको देखने की देर थी, मैं चीखें मारता हुआ वापस अपने घर भागा कि मैंने ये क्या देख लिया है।
और आकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं थर थर काँप रहा था। मुझे अपना फ़ीवर, अपनी तबीयत सब कुछ भूल गया। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं किसी अपने रिलेटिव को, अपने पेरेंट्स को कॉल करके ये बात बता सकूं। मैं अपने कमरे में गया और मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे ऊपर इतना खौफ तारी हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि मैंने जैसे वो जिस चीज़ को देखा है वो मेरे पीछे आ गई है। इस हद तक मैं खौफज़दा हो गया। मैं आयतल कुर्सी पढ़ने लग गया, दुरूद पाक पढ़ने लग गया, यहाँ तक कि मुझे महसूस हुआ कि हम लोगों के घर का दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है। एक खौफ की कैफियत, ऊपर से उसको देखा हुआ था मैंने, और फिर वो सब मुझे महसूस होने लग गया बाकायदा। जैसे कैसे करके वो रात गुजरी, मैंने फजर तक मैं कांपता रहा, आयतल कुर्सी पढ़ता रहा। फजर की अजान हुई तो मुझे कुछ सुकून आया। उस टाइम कहीं मेरी आँख लगी और मैं सो गया। 10 बजे मैं जब जागा तो मैं फ़ौरन से उठा। मेरे माइंड में वो सब कुछ था कि मैंने रात को क्या देखा था। मैं भागता हुआ अपने घर से बाहर निकला और गली के कॉर्नर पर गया कि मैं हॉस्टल को दिन के टाइम देख कर आता हूँ, मैंने वहाँ पर क्या देखा था। मैंने उस दीवार को देखा, वो दीवार बिल्कुल साफ़ थी, कोई निशान नहीं था, ऊपर कुछ भी नहीं था। जो 4th फ्लोर था वहाँ पर भी कमरे थे और वहाँ पर शीशे लगे हुए थे, विंडोज़ के बाहर ग्लास लगे हुए थे। मैं ऊपर ही देख रहा था तो मेरे पास स्ट्रीट से 2-3 लोग भी गुजरे थे, मोहल्लेदार ही थे हमारे। मेरे से पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा कुछ भी नहीं, बस वैसे ही खड़ा हुआ हूँ। अभी मैं गौर करके उस हॉस्टल की दीवार की तरफ ही देख रहा था जहाँ से मैंने रात को किसी को चढ़ते देखा था। तो 4th फ्लोर का जो ग्लास था, एक विंडो, बाकायदा वो विंडो मेरे सामने खुली और मैंने वहाँ पर किसी औरत को खड़े देखा। वो औरत मुझे देखकर हंस रही थी। उस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, नॉर्मल इंसानों की तरह चेहरा था। मैंने जब उसकी तरफ गौर करके देखा, वो बिल्कुल मेरे सामने थी और मुझे देख रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं फ़ौरन से वहाँ से वापस आ गया। मैंने फ़ौरन आकर अपनी अम्मी को कॉल की, अब्बू को कॉल की, उनसे ये पूछा कि आप लोगों ने कब वापस आना है। उन लोगों ने ये कहा कि हम लोग आज शाम तक वापस आ जाएंगे। वो लोग शाम तक तकरीबन उन लोगों को वापस आते हुए 8 बज गए। सारा दिन मैं यही सब कुछ सोचता रहा। मैंने अपने एक दोस्त के साथ भी शेयर किया। मेरे दोस्त ने ये कहा कि जब इंसान को बुखार होता है, फ़ीवर होता है, उसको ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, तुम ज़्यादा वहम ना करो, वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ये उसने मुझे ये कहकर टाल दिया। अम्मी वगैरह जब घर आए तो उनको उस वक्त मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। मेरे दोस्त की कॉल आई, उसने मुझे अपनी तरफ बुलाया कि आकर मेरी तरफ आ जाओ, हम लोग कंबाइन स्टडीज़ करते हैं, अब तो तुम्हारे पेरेंट्स भी आ गए हैं। मैंने अपनी बुक्स उठाई और अपने घर से बाहर निकला। उसका जो घर था हम लोगों की 2-3 स्ट्रीट छोड़ कर ही था, यानी मैंने वो हॉस्टल वाली गली क्रॉस करके उसके घर की तरफ जाना था। 9:30 बजे का टाइम था, 9:30 पौने 10 बजे का टाइम था। कोई उस गली में नहीं था। उस हॉस्टल वाली गली में कॉर्नर पर एक हॉस्टल था और उससे आगे 2-3 घर थे जिनकी बैक साइड लगती थी। वो जो दीवार थी वो भी ऑलमोस्ट हॉस्टल की एक कॉर्नर वाली वॉल बनती थी, फ्रंट वॉल नहीं थी वो भी हॉस्टल की। गेट दूसरी गली में था उसका। तो जैसे ही मैं वहाँ से गुजरने लगा, मेरा किसी ने नाम लेकर मुझे आवाज़ दी। हॉस्टल के पास से मुझे किसी की आवाज़ आई, जैसे किसी ने शहरियार कहकर मुझे बुलाया है। मैं खड़ा हो गया। मैंने पीछे पलट कर देखा कि मुझे कौन आवाज़ दे रहा है। मुझे लगा शायद घर से अम्मी ना आई हो, कोई काम होगा कहने के लिए आई होंगी। मैं खड़ा हो गया। मैंने पीछे पलट कर देखा, हम लोगों के घर का दरवाज़ा बंद था और कोई भी नहीं था और मैं बिल्कुल अपनी गली के कॉर्नर पर था। हॉस्टल से दोबारा मुझे किसी की आवाज़ आई, मुझे किसी ने बुलाया। मैं हॉस्टल की तरफ देखने लग गया। मेरे देखते ही देखते उसी दीवार के ऊपर से जिस चीज़ को, जिस मखलूक को मैंने रेंगते देखा था, वो दीवार के ऊपर इस तरह से झुकी हुई थी। उसका आधे से ज़्यादा जिस्म जो था वो दीवार से गली की तरफ, उसका पूरा जिस्म लटका हुआ था। सर के बाल खुले हुए थे जो नीचे ज़मीन तक लग रहे थे। स्याह कलर का वो सारा वजूद था। उसके हाथ इतने लंबे हो गए कि उसके हाथ, वो 5th फ्लोर से ज़मीन तक उसके हाथ आ रहे थे। वो मुझे आवाज़ें दे रही थी, यहाँ तक कि उसने अपना चेहरा भी मुझे दिखाया। उसको देखने की देर थी। मेरी हालत इतनी गैर हुई, मैं वहीं पर गिरा और बेहोश हो गया। हम लोगों के सामने वाला घर था। वो अंकल किसी काम से बाहर निकले तो गली के कोने पर मुझे गिरा हुआ देखा उन्होंने शोर मचा दिया। सारे मोहल्ले वाले उठाकर हमारे घर लेकर गए मुझे। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर में था। घर वालों ने मुझे बताया, तुम गली के कोने पर बेहोश पड़े थे। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं सिर्फ उन लोगों को देख रहा था, मेरे से बोला कुछ भी नहीं जा रहा था। अम्मी बहुत परेशान हो गई कि पता नहीं मुझे क्या हो गया। डॉक्टर को बुला कर लाए। डॉक्टर ने ये कहा कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा सख्त शॉक में है, इसने कुछ ऐसा देखा है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा।
मुझे उन लोगों ने इंजेक्शन लगा दिया नींद का। मैं सोया रहा। अगले दिन मेरी आँख खुली तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरा जिस्म बहुत ज़्यादा वज़नी हुआ था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जिस तरह से मुझे मेरे कान में कोई आवाज़ें आ रही हैं, बहुत डरावनी आवाज़ें रोने की आ रही हैं। मैं अपने कानों पर हाथ रख के चीखता था। फिर मैंने अपने घर वालों को सारी बात बताई। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा डर गईं। उस हॉस्टल के बारे में मशहूर था कि वहाँ पर जिन्नात का बसेरा था, लड़कियों के साथ बहुत से मामलात हो जाते थे, लेकिन इन बातों को कोई भी नहीं मानता था। अक्सर उस हॉस्टल से लड़कियों की चीखने की आवाज़ें भी आया करती थीं, तो कोई भी इन बातों को सीरियस नहीं लेता था। मेरे अब्बू ने जब मेरी हालत देखी तो मुझे एक दम करने वाले बुज़ुर्ग थे उनके पास लेकर गए। वो जो बुज़ुर्ग थे, जब उन्होंने मेरे ऊपर दम किया, उनका ये कहना था कि इसके पीछे एक फ़ीमेल जो होती हैं उनकी जिन्नात की वो लगी हुई है। उसने मुझे देख लिया है। उस टाइम वो उसकी हाज़िरी का टाइम था जब मैं वहाँ से गुज़र रहा था रात 12:30 बजे। तो मैंने उसको देखा, उसको बुलाया, उसकी तरफ पत्थर फेंके, जिसकी वजह से वो मेरे पीछे लग गई। उसी ने मेरा सर और मेरा जिस्म पकड़ा हुआ था। फिर उन्होंने मुझे तावीज़ दिए और सख्ती से मना किया कि उस तरफ नहीं जाना। अगर उसकी नज़र तुम पर 2 से 3 दफ़ा फिर पड़ गई तो शायद वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए, तुम्हें दौरे पड़ने लग जाएंगे। मैंने वो गली ही छोड़ दी। उस गली में से कभी भी नहीं गुजरता था। कभी गलती से मैं छत पर जाता था तो मुझे बहुत स्याह कलर का एक साया नज़र आता था जो उस हॉस्टल की छत के ऊपर खड़ा हुआ होता था और ऐसा लगता था वो मेरी तरफ देख रहा है। मैं डर के नीचे आ जाता था। फिर मैंने तावीज़ पहना गले में, अपना प्रॉपर इलाज करवाया, रूहानी इलाज हुआ मेरा। वो उन बुज़ुर्ग से नहीं था हुआ, वो किसी और से हुआ था जो तावीज़ वगैरह देते थे। तब जाकर मैं ठीक हुआ। हम लोगों के दिल में इस चीज़ को लेकर इतना डर बैठ गया, हम लोगों ने वो घर ही छोड़ दिया। हम लोग उस घर में 8-9 साल से रहते थे। हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी स्टोरी थी जिसको मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। आज भी जब सोचता हूँ तो ऐसा लगता है ये कल की बात है। बहुत शुक्रिया शहरियार आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही हैं सैंड्रिला। सैंड्रिला कहती हैं कि आज आपके साथ मेरी एक फ्रेंड है, उसके भाई की ज़िंदगी की एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी फ्रेंड का भाई था तो उसने गाँव में किसी शादी पर जाना था। तो वो जैसे लड़के तैयार वगैरह होते हैं, उसने वाइट कलर का ड्रेस पहना, परफ्यूम लगाया और वो गांव में शादी पर चला गया। वो कहता है वहाँ पर शादी अटेंड की तो शाम का टाइम था। हम लोग 5-6 लड़के थे, हम लोग दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था। 3-4 दिन वो वहीं पर रहा और घर वापस आ गया। जब वो घर वापस आया उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था। वो सबके साथ लड़ाई झगड़े करता था और बदतमीज़ी करता था। एकदम उसको इतना शदीद गुस्सा आया कि उसने अपने भाई को उठाकर दीवार में पटक दिया। सब घर वाले हैरान हो गए कि इसको क्या हो गया है। जब उसके ऊपर वो दौरे की कंडीशन आई, जब उसने अपने भाई को उठाकर दीवार में पटका तो वो बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें निकालने लग गया। इसकी आवाज़ इतनी भारी होगी कि घर वाले हैरान हो गए थे कि इसके जिस्म में कौन बोल रहा है। उसके हाथ पांव टेढ़े हो चुके थे और उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी। उनके घर वालों को डाउट हो गया कि इसके साथ कोई और ही मच रहा है। वो उसको उठाकर लेकर एक साहिबुल हस्ती के पास गए। जब उन्होंने उस पर पढ़ाई की दम किया तो उसके जिस्म में एक औरत बोलने लग गई। उन्होंने जब पूछा कि तुम कौन हो और इस लड़के को क्यों तंग कर रही हो, तो उसका ये कहना था कि जिस दरख्त के नीचे ये बैठा था मैं वहाँ पर रहती हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और इस पर आशिक हो चुकी हूँ, इसको अपने साथ लेकर जाऊँगी। उन्होंने उसको बहुत समझाया लेकिन वो किसी तरह से इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो जो आमिल थे, उन्होंने उनके घर वालों को एक पढ़ाई बताई कि आपने दिए की रोशनी में बैठकर कुरान पाक की ये पढ़ाई करनी है, ये इस लड़के की जान छोड़ देगी। वो लोग उसको लेकर घर आ गए। उसकी बहन ने घर में दिया रोशन किया, चिराग जलाया और उसकी रोशनी में बैठकर कुरान पाक पढ़ने लगी। जब वो कुरान पाक पढ़ने लगी तो उसका भाई फिर हुर्राते हुए आया और उसने वहाँ से पंखा उठाकर, वो जो स्टैंड फ़ैन होते हैं, उसको उठाकर अपनी बहन को मारने लगा। वो मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी और उसने दूसरे कमरे में ख़ुद को लॉक कर लिया और वो बाहर दरवाज़ा पीट कर ये कह रहा था कि तुमने चिराग के पास बैठकर कुरान पाक क्यों पढ़ा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है। फिर उसकी हालत गैर हो गई। घर वाले आए, उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको संभाला। फिर उसको उन आमिल के पास लेकर गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा अमल किए, पढ़ाई की। तो उस चुड़ैल ने उस लड़के को छोड़ने का फ़ैसला किया, लेकिन इस शर्त के साथ कि अगर दोबारा कभी भी ये सफ़ेद लिबास पहनेगा तो मैं इस पर हावी हो जाऊँगी और इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, और दोबारा अगर ये उस गांव में भी मुझे नज़र आया तो मैं इसको जान से मार दूंगी। उसके बाद सैंड्रिला कहती है कि मेरी फ्रेंड का जो भाई है उसने आज तक कभी भी वाइट ड्रेस नहीं पहना और ना ही कभी वो दोबारा से उस गांव में गया है।
काफ़ी अरसा वो बीमार रहा, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। ये एक स्टोरी थी जो सैंड्रिला ने शेयर की। बहुत शुक्रिया सैंड्रिला आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी हाइफा शेयर कर रही हैं। हाइफा कहती हैं, आज आपके साथ मेरे कज़न हैं, उनकी बताई हुई एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। उन लोगों का जो घर है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उन लोगों का घर की बैक साइड पर 2 कमरे बनते हैं जो पिछली गली में लगते हैं। उन लोगों ने वो जो 2 रूम्स थे, वो रूम उन लोगों ने रेंट पर दे दिए। उन कमरों में एक अंकल आंटी और उनका एक छोटा सा बेटा रहता था। उन लोगों ने जब वहाँ पर रहना शुरू किया, कुछ दिन के बाद ही वो जो अंकल थे उनकी डेथ हो गई। उनकी एकदम से सडन डेथ का सदमा उनकी मिसेस भी नहीं सह सकी और उनकी भी डेथ हो गई। अब जब मेरे कज़न को पता चला कि उनके वो जो रेंट पर उन लोगों ने जो पेइंग गेस्ट थे उनके घर में इस तरह से फौतगी हो गई है, वो भागता हुआ जब उनके घर गया तो उनका बिल्कुल छोटा सा एक बच्चा था। वो वहाँ पर बैठकर अकेला रो रहा था। उन्होंने उस बच्चे को उठाया। जैसे उन्होंने उस बच्चे को उठाया कि मैं इसको यहाँ से लेकर बाहर जाता हूँ, उस घर में एक शोर बरपा हो गया। उन कमरों में एक शोर बरपा हो गया। कोई ना दिखने वाला वजूद वहाँ पर उन लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करने लग गया। मेरे कज़न को भी, जब उन्होंने वो बच्चा उठाया हुआ था, वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए। वहाँ पर वो जो औरत, जो आंटी फौत हुई थी, उनकी डेड बॉडी भी वहीं पर थी। मेरे कज़न तो वहाँ से डर के भाग कर आ गए। उन्होंने ये बात सबको बताई। उसके बाद पता नहीं किस तरह से लोगों ने उस डेड बॉडी को वहाँ से निकाला। वो कमरे आज भी बंद हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। वो कमरे आज सेफ ज़दा हैं, वहाँ पर जाने से लोग डरते हैं। ये मेरे कज़न की एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया हाइफा आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं, आज आपके साथ यूएसए की एक औरत है जो कि एक कैंटीन पर काम किया करती थी। वो कहती थी कि हम लोगों की 1996 में एक स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, वहाँ पर हम लोगों की बहुत बड़ी कैंटीन थी। तो हम लोगों का रूटीन वर्क था वहाँ पर, जो वहाँ का स्टाफ था, टीचर स्टाफ था वहाँ का, और जो बच्चे थे वहाँ पर लंच किया करते थे जब 12 बजे दोपहर का टाइम होता था। काफ़ी बड़ी हम लोगों की कैंटीन थी। जब दोपहर के टाइम उन सब ने लंच किया, उसके बाद स्टूडेंट्स भी चले गए और वो जो टीचिंग स्टाफ था वो भी चले गए। अब मेरे साथ कैंटीन में 2 और भी औरतें होती थी जो काम किया करती थी। उन लोगों ने भी काम किया और वो भी चली गई। मैं अकेली थी उस कैंटीन में। अभी मैं भी कैंटीन को बंद ही करने लगी थी। मुझे कैंटीन के एक कोने में से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आने लग गई। मैं खासी परेशान हुई कि अभी तो बच्चे लंच करके गए हैं, तो फिर ये कौन रो रहा है। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो कैंटीन के एक कोने में एक बच्चा खड़ा था और वह बच्चा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वो बच्चा रो रो कर मुझे ये कह रहा था कि मुझे बहुत सा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैंने उसे ये कहा कि अभी तो कैंटीन में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम कल आना। लेकिन वो बार बार ज़िद कर रहा था कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ दे दो। तो मैंने उसे ये कहा कि चलो ठीक है, कुछ फ़्राइज़ रखे हैं, मैं तुम्हें अभी बनाकर दे देती हूँ। मैंने उसको कुछ फ़्राइज़ और फ़िश बनाकर उस बच्चे को दी। वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने वो खा ली। वो 2 कदम ही बढ़ा, मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैं उसको ढूंढने लगी। जब मैंने इधर उधर देखा, वो बच्चा मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। तभी मेरी कैंटीन के बाहर ग्लास डोर पर जब नज़र पड़ी तो मैंने उस बच्चे को बाहर हंसते हुए देखा। वो मुझे अपने हाथ से इशारा कर रहा था और वो गायब हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि पता नहीं ये क्या है। मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया और मैं वापस आ गई। कुछ दिन के बाद मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं कैंटीन पर नहीं गई थी। उस दिन वहाँ पर सिर्फ मेरी वर्कर्स काम कर रही थी। जैसे ही उन लोगों ने कैंटीन का काम ख़त्म किया, उन लोगों को वो बच्चा दोबारा से नज़र आया। उन लोगों ने उस बच्चे ने उनसे भी खाना मांगा, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को खाना देने से इनकार कर दिया और उस बच्चे को वहाँ से बाहर निकाल दिया। जैसे उन लोगों ने उस बच्चे को बाहर निकाला, पूरी कैंटीन में एक हंगामा बरपा हो गया। बच्चों के चीखने की आवाज़ें और रोने की आवाज़ें आने लग गईं। कोई ना दिखने वाला वजूद कैंटीन की प्लेट्स और सामान को उठा उठा कर नीचे फेंकने लग गया। और वो जो दोनों वर्कर्स थी, वो चाहकर भी उस कैंटीन से उस टाइम बाहर नहीं निकल पा रही थी। ऐसा लग रहा था कैंटीन के डोर्स को किसी ने लॉक कर दिया है और बार बार जितना भी सामान कैंटीन में रखा था वो सारा किसी ने तोड़ दिया। सारी जो ग्रॉसरी थी वो भी सब कुछ तोड़ दिया और उनको भी बहुत ज़्यादा मारा। जब उन लोगों ने देखा तो जो कैंटीन की शेल्फ थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाले बच्चे बैठे हुए थे और वो बच्चे बहुत ज़्यादा थे। 20-25 से भी ज़्यादा वो बच्चे थे जो कैंटीन की शेल्फ पर बैठकर डरावनी आवाज़ें निकाल रहे थे और उनको ये कह रहे थे कि तुम लोगों ने हमें खाना नहीं दिया, हम तुम लोगों को यहाँ पर नहीं रहने देंगी। तकरीबन आधा घंटा वो माजरा वहाँ पर चलता रहा।
स्कूल में किसी को इस चीज़ का पता नहीं था, क्योंकि वो जो कैंटीन थी वो स्कूल की बैक साइड पर बनती थी। आधे घंटे के बाद खुद ब खुद वो शोर थम गया और वो जो दोनों औरतें थीं चीखें मारती हुई वहाँ से बाहर भागीं और ये बात सबको बताई। उसके बाद उस कैंटीन में आए दिन कुछ ना कुछ अजीबोगरीब होता रहता था। कभी खाने पीने का सामान गायब हो जाता था, तो कभी हम लोगों की वहाँ पर चीज़ें जो ग्रॉसरी के सामान होता था वो गायब हो जाता था। यहाँ तक कि खाने वाली प्लेट्स में से भी खाना गायब हो जाता था। जब मुझे इन सारी बातों का पता चला तो मैंने उन लोगों को ये कहा कि मुझसे भी वो बच्चा खाना मांगने आया था और मैंने उसको खाना दे दिया था। तुम लोगों ने ये गलती की, उसको खाना नहीं दिया और वहाँ से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से वो जो जिन्नात थे उन्होंने अपना आप तुम पर ज़ाहिर किया और तुम लोगों को इतना नुकसान पहुँचाया। फिर वहाँ पर मेरा भी रहना मुश्किल हो गया था। हम लोगों ने वो स्कूल की कैंटीन छोड़ दी। बाद में पता चला कि वहाँ से रोने और चीखने की आवाज़ें आती थी, वहाँ पर बच्चे पढ़ ही नहीं सकते थे। फिर उन लोगों ने उस कैंटीन को डिमोलिश कर दिया और जो स्कूल के लिए एक नई कैंटीन बनाएगी वो बिल्कुल स्कूल के फ्रंट एरिया पर बनाई गई। हम लोग दोबारा कभी भी उस स्कूल में नहीं गई, क्योंकि हम लोगों को उन मेरी वर्कर्स की गलती की वजह से वो जिन्नात वहाँ पर रहने ही नहीं देते थे। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका। लिसनर, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आप लोग कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। आप लोगों के कमेंट्स मैं डेली देखती हूँ, सीन करती हूँ, पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई भी करती हूँ। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। नौशीन वॉइस ऑफिशियल मेरा व्लॉग चैनल है, उसको भी जाकर सब्सक्राइब करें। लॉट ऑफ वीडियोस हैं वहाँ पर, आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेंगी और इंशाल्लाह वेरी सून मैं कोई नई वीडियो भी पोस्ट करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखा करें, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखा करें, उनसे बहुत दुआ लिया करें और अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को भी याद रखा करें। मुझे इजाज़त दें, कल तक इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।